हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अपन बात कर रहे थे साइंस रीट मेंस, ठीक है, लेवल टू वालों के लिए स्पेशल है, लेकिन लेवल वन के जो 6-7 टॉपिक है, नहीं बायोलॉजी के तो आई थिंक 3 टॉपिक ही है, जनन कान, कोशिका कान। तो आप लोग ये देख सकते हैं आराम से, लेवल फर्स्ट वाले, ठीक है ना। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 9 टॉपिक ही है फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो आज अपन बात कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर सबसे पहले देखिए तंत्रिका तंत्र होता क्या है जी। वातावरण तथा अंगों के मध्य विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला तंत्र ही तंत्रिका तंत्र कहलाता है, ठीक है। देखिए वातावरण और अंग, ठीक है, और विभिन्न अंगों के मध्य, यानी एक तो अपना जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें, और दूसरा अपने अंगों में, और उसके बाद शरीर के आंतरिक अंगों के मध्य भी सामंजस्य स्थापित करने वाला जो एक सिस्टम होता है, जो तंत्र होता है, वो क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इनको अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए, अब न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मतलब ये हो गया कि तंत्रिका तंत्र के अंदर सबसे छोटी जो इकाई है वो होती है न्यूरॉन, ठीक है ना। खूब सारी न्यूरॉन्स होती है और उनके द्वारा ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। आपने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा भी था। सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। और इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि इसमें पुनरुद्ध भवन नहीं पाया जाता। क्या है? पुनरुद्ध भवन नहीं पाया जाता। पुनरुद्ध भवन नहीं पाया जाता का मतलब क्या है? कोशिका विभाजन नहीं होता। मतलब क्या है कि इसके अंदर विभाजन नहीं पाया जाता, मतलब एक बार ही निर्माण होता है। क्या होता है? एक बार ही इसका निर्माण होता है। किसका? तंत्रिका कोशिका का। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। सबसे लंबी कोशिका, पुनरुद्ध भवन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। कोशिका का विभाजन नहीं होता, ठीक है। एक बार बन गई तो बन गई, बाद में विभाजन नहीं होगा, और एक ही बार इसका क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, अतः इसका निर्माण केवल एक बार होता है। तंत्रिका कोशिका संदेशों का परिवहन करती है। क्या करती है? संदेशों का परिवहन करती है। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो क्या करती है? संदेशों का परिवहन करती है। संदेशों का परिवहन कहां करती है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक, ठीक है। जैसे कि मान लो वही चीज है, अपन ने प्रतिवर्ती चाप के बारे में एक बार मैंने बताया था आप लोगों को। जो प्रतिवर्ती चाप क्रिया होती है, जैसे कि मान लो कहीं किसी गर्म वस्तु को छू लिया, तो जो अपना अंग होता है, जिस अंग ने छुआ है, वहां पर संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती है। वो संवेदनाओं को ग्रहण करती है। फिर संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद वो संवेदनाएं कहां आती है? तंत्रिका कोशिका के अंदर। फिर तंत्रिका कोशिका उन संवेदनाओं को सूचनाओं के रूप में बदलती है, 2 प्रकार से, विद्युत आवेग के रूप में या रासायनिक आवेग के रूप में। मेन जो सूचना का कन्वर्जन होता है वो रासायनिक आवेग के रूप में होता है, विद्युत आवेग में कम होता है। और जनरली अगर देखा जाए तो जो विद्युत आवेग के रूप में जो संदेश है वो उनकी गति तीव्र होती है अपेक्षाकृत रासायनिक आवेगों के प्रति, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा कौन सा बनता है? तो रासायनिक आवेग बनता है, ठीक है। फिर वो आगे से आगे एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाता है, मेरुरज्जु से फिर मस्तिष्क में जाता है, ठीक है ना। तो ये संदेशों का क्या करती है? परिवहन करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूरॉन के अंदर है ना तारक केंद्र नहीं होता। न्यूरॉन क्या है? कोशिका है ना। न्यूरॉन क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर तो तारक केंद्र होना चाहिए, लेकिन ये न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर तारक केंद्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तारक केंद्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए न्यूरॉन, ये अपनी तंत्रिका कोशिका की संरचना है, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। कोशिका काय, जिसको अपन कहते हैं साइटोन, द्रुमाक्षीय, जिसको कहते हैं डेंड्रॉन, ठीक है, और तंत्रिकाक्ष, जिसको अपन कहते हैं एक्सॉन। ये इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के। देखिए
ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये होता है कोशिका काय। क्या होता है? कोशिका काय, जिसको अपन कहते हैं साइटोन। ठीक है, ये संरचना जो आपको दिख रही है ना यहां पर, ये होती है द्रुमिका। इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये होता है डेंड्रॉन, जिसको अपन द्रुमाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमाक्ष। तो द्रुमाक्ष अलग है, द्रुमिका अलग है। द्रुमाक्ष क्या है? डेंड्रॉइन। और द्रुमिका क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हो गया कोशिका काय। ये बीच में है इसका केंद्रक। क्या है? बीच में क्या है? केंद्रक है। और ये जो दाने आप लोगों को दिख रहे हैं, इन दानों को कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल। इन दानों को क्या कहते हैं? निसेल ग्रेन्यूल। दानों को क्या कहते हैं? निसेल ग्रेन्यूल। प्रोटीन का बनाने का काम करते रहिए, ठीक है ना, एज ए राइबोसोम की तरह। ठीक है, उसके बाद में ये जो लंबा सा आप लोगों को दिख रहा है, ये कहलाता है तंत्रिकाक्ष। क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर वसा की परत होती है। क्या होती है? वसा की परत। इस वसा की परत को कहते हैं माइलिन। क्या कहते हैं? माइलिन। क्या होती है? वसा की परत। ठीक है, और यहां पर एक कोशिका पाई जाती है जिसको कहते हैं श्वान कोशिका। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका। डायरेक्ट पूछ ले, श्वान कोशिका का संबंध किससे है? तो न्यूरॉन से। माइलिन आच्छादक कहां पाया जाता है? तो न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, तो केंद्रक हो गया, साइटोन हो गया, द्रुमिका, द्रुमाक्षीय। ठीक है, ये दाने हैं निसेल ग्रेन्यूल। ये हो गया तंत्रिकाक्ष। इसके ऊपर वसा की परत होती है जिसको माइलिन कहते हैं। और यहां पर एक कोशिका पाई जाती है जिसको श्वान कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे जो सबसे लास्ट में आप लोगों को ये सिरा दिख रहा है, ठीक है ना, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। और ये क्या है? ये छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, इनको कहते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब। फिर देखिए आगे। अब देखो, ये एक तंत्रिका कोशिका है। ये सब दिख गया आपको? अब देखो, ये एक तंत्रिका कोशिका है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है। मान लो यहां से दूसरी तंत्रिका कोशिका शुरू हो रही है, तो ये बीच में क्या है? रिक्त स्थान है। क्या है? बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, यह है सिनेप्टिक नोब। क्या है? सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब। ठीक है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। एक प्रकार का ऐसा कह सकते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो जितनी भी तंत्रिका कोशिका की क्रिया है उनका नियंत्रण और समन्वय, यानी उत्तेजना करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। मतलब ये हो गया उत्तेजना का मतलब कि ये जो विद्युत आवेग या रासायनिक आवेग यहां से इस छोर तक आया है, फिर बीच में खाली जगह है, ठीक है ना। अब इसको पार करके अगली तंत्रिका कोशिका में जाएगा, तो इसको पार कराने के लिए अब यहां से आता हुआ यहां तक वो क्या हो जाए, उसकी ताकत कम हो जाती है, तो यहां से इसको यहां जंप करवाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर काम में आते हैं। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले संदेश जो आते हैं वो आते हैं द्रुमिका में, द्रुमिका से डेंड्रोइन में होते हुए कहां आते हैं, साइटोन के अंदर। ठीक है, फिर यहां से ऐसे चलते चलते लास्ट तक आते हैं, तो लास्ट तक आते आते इनकी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, तो अगली तंत्रिका कोशिका में भेजने के लिए सिनेप्स को पार करके उस समय कौन काम में आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, फिर देखिए सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। आवेग संचरण के लिए सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखना, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है आवेग के संचरण के लिए। ये जो संदेश यहां से यहां तक आ रहा है, इसके संचरण के लिए अगर आपको कोई तत्व पूछ ले
ठीक है ना। तो कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। अगर आयन पूछ ले तो सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस क्लोरीन माइनस, यानी ये धनायन और एक क्या है, ऋणायन है। समझ में आ गई चीज। ओके, दो न्यूरॉन के मध्य स्थित संधि स्थल को क्या कहते हैं, सिनेप्स, बता दिया था। अब न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ नाम, ग्लूटामेट, ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। गाबा, एसिटिल कोलिन, ग्लाइसिन और नॉरपेनेफ्रिन। नॉरपेनेफ्रिन कहते हैं इसको, नॉरपेनेफ्रिन। ये है न्यूरोट्रांसमीटर जो तंत्रिका के अंदर जो रासायनिक आवेग संचरित होते हैं उनको सिनेप्स को पार करवा के अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब संरचना के आधार पर न्यूरॉन जो है वो कितने प्रकार के रे, 4, ठीक है। पहली है अध्रुवीय, कहां पाई जाती है, रेटिना के अंदर। अध्रुवीय कहां पाई जाती है, रेटिना में। एक ध्रुवीय कहां होती है भाई, भ्रूण के अंदर। एक ध्रुवीय कहां होती है, भ्रूण के अंदर। द्विध्रुवीय संवेदी अंगों के अंदर। अपने जो संवेदी अंग है, संवेदी अंग कौन सा है, त्वचा ही तो है, ठीक है ना। तो इनके अंदर कौन सी पाई जाती है, द्विध्रुवीय न्यूरॉन। और एक होती है बहुध्रुवीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होता है, एक तो मस्तिष्क होता है और एक क्या होता है, मेरुरज्जु होता है। तो इसके अंदर कौन सी न्यूरॉन होती है पूछ ले तो बहुध्रुवीय, ठीक है। रेटिना में अध्रुवीय, भ्रूण के अंदर एक ध्रुवीय, संवेदी अंगों में यानी स्किन के अंदर द्विध्रुवीय, और बहुध्रुवीय कहां होगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। संरचना के आधार पर न्यूरॉन कितनी, 4, अध्रुवीय, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, ठीक है। ओके, फिर देखो कार्य के आधार पर अपन न्यूरॉन के प्रकार पढ़ते हैं। पहले रे संवेदी या अभिवाही। अभिवाही का मतलब जो लेकर जाती है, अपवाही का मतलब जो लेकर आती है। दोनों में अंतर क्या है, अभिवाही जो लेकर जाएगी, अपवाही जो लेकर आएगी। संवेदी या अभिवाही उद्दीपनों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक लेकर जाती है। जो उद्दीपन है, जो संदेश है, उनको ये संवेदी न्यूरॉन या अभिवाही न्यूरॉन, ठीक है, अभिवाही तंत्रिका, ये क्या करती है, इन संदेशों को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लेकर जाती, ठीक है ना। प्रेरक अभिवाही संदेश को मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक वापस लेकर आती है, यानी मस्तिष्क जो निर्देश देगा उनको लेकर आती है। फिर है मिश्रित, दोनों कार्य करती है तथा मेरुरज्जु में पाई जाती है। यह ध्यान रखना, मेरुरज्जु क्या करता है, संदेशों के आवागमन को पथ प्रदान करता है, यानी ले जाने का काम भी और लाने का काम भी। तो दोनों को पथ प्रदान कौन करता है, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु के अंदर कौन सी पाई जाती है, मिश्रित। और अगर ये तीनों पूछ ले तो कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में। ये तंत्रिकाएं हैं, तीनों तंत्रिकाएं कहां पाई जाती है, तो मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। फिर है मानव तंत्रिका तंत्र। दो प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब अपन बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। इसके मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब अपन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं जी। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे क्या है, कोमल अंग है। कौन, मस्तिष्क। यह कपाल गुहा, करोटी या क्रेनियम के भीतर होता है। तीनों नाम याद रखना। मस्तिष्क का जो आवरण है, खोपड़ी बोलते हैं ना, ठीक है, उस क्या कहते हैं, कपाल गुहा, करोटी या क्रेनियम के भीतर होता है, ठीक है। कपाल में कुल 8 अस्थियां होती है। पूछ ले कपाल में कितनी अस्थियां होती है, 8। कितनी, 8। वजन कितना है मस्तिष्क का, 1350 ग्राम, लगभग 1.5 किलो। कितना, 1350 ग्राम। आयतन कितना होता है, 1300 सीसी। इंजन आवे 1300 सीसी रान नहीं आवे। गाड़ियों में भी इंजन हद 500 या 1000 सीसी। अपना इंजन कितना होता है, 1300 सीसी का इंजन, ठीक है। तो आयतन कितना है इसका, 1300 सीसी। खतरनाक, बहुत पावरफुल है रे, लेकिन यूज अपन नहीं लेते पूरा, 1 या 2% ही लेते हैं, ठीक है ना। तो पूरा यूज लोगे तो इसकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा कि कितना खतरनाक चीज है, ठीक है ना। तो इंजन कितना, 1300 सीसी आयतन है ना। चलिए, फिर है मस्तिष्क की त्रिस्तरीय आवरण। मस्तिष्क की त्रिस्तरीय आवरण मेनिन्जेस कहलाती है। क्या कहलाती है, मेनिन्जेस। क्या कहलाती है, मेनिन्जेस। मस्तिष्क के ऊपर त्रिस्तरीय एक आवरण होता है, 3 परतें होती, उन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं,
मेनिन्जेस। क्या कहते हैं? मेनिन्जेस। ठीक है, अब इस मेनिन्जेस के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, ऊपरी परत कहलाती है ड्यूरामेटर। मेनिन्जेस की ऊपरी परत क्या कहलाती है? ड्यूरामेटर। या मस्तिष्क की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ड्यूरामेटर। मध्य परत क्या कहलाती है? एरेक्नाइड। मध्य परत क्या कहलाती है? एरेक्नाइड। और अंत परत कहलाती है पायामेटर। ठीक है ना? तो जो एरिकनेंस है, सॉरी मिजिनेंस, इसकी कितनी परतें होती है? 3। ऊपरी परत, मध्य परत, अंत परत। ऊपरी परत को कहते हैं ड्यूरामेटर, मध्य परत को एरेक्नाइड, अंत परत को पायामेटर। कितनी परतें हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। ठीक है, तीनों के नाम याद रखने आप लोगों को। उसके बाद पायामेटर में एक द्रव पाया जाता है जिसको CSF कहते हैं। क्या कहते हैं? CSF, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। नाम क्या है? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। सीधा सा पूछ लेगा, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव कहां पाया जाता है? तो पायामेटर में। पायामेटर क्या है? मेनिन्जेस की जो 3 परतें हैं उसकी सबसे अंदर की परत जो है, यानी मस्तिष्क की जो 3 परतें उसके सबसे अंदर की जो परत है उसको पायामेटर कहते हैं। इसी के अंदर मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव पाया जाता है, CSF। अब देखो, CSF क्या करता है? ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन का माध्यम प्रदान करता है। यानी ऑक्सीजन और CO2 जब प्रवाहित होती है रक्त के अंदर, ठीक है ना, या कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, तो उनके माध्यम को तैयार कौन करता है? ये प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव क्या करता है? ऑक्सीजन व CO2 के माध्यम को तैयार करता है। ठीक है, अब देखिए, मस्तिष्क के कितने भाग है? 3। मस्तिष्क के कितने भाग है भाई? अपने 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। कितने भाग है? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसके 3 है। प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के अंदर कॉर्पेरा, क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, और पश्च मस्तिष्क के अंदर अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेट। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के अंदर अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेट। ठीक है, यह है मस्तिष्क की जो संरचना है। तो कितने भाग है मस्तिष्क के? मस्तिष्क के कितने भाग है भाई? तो मस्तिष्क के 3 भाग है। कितने भाग हैं? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तो 3। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क के अंदर कॉर्पेरा, क्वाड्रिजेमिन, और अनु मस्तिष्क के अंदर फिर से क्या आ गए? 3 भाग आ गए। ठीक है, अब अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अग्र मस्तिष्क, यह मुख्य संवेदना केंद्र होता है। अग्र मस्तिष्क, पूछ ले मुख्य संवेदना केंद्र कौन सा होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य संवेदना केंद्र होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, अब इस अग्र मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, पहला है प्रमस्तिष्क, जिसको अपन सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। यह कुल मस्तिष्क का 80 से 85% होता है। यानी मस्तिष्क का सर्वाधिक हिस्सा कवर कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क। इसमें घ्राणपाली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घ्राणपाली, जो किसमें काम आती है? सूंघने में। यानी जो गंध की जो भी सूचनाएं हैं, गंध से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं, वो कौन तय करेगा? घ्राणपाली। कौन करेगा? घ्राणपाली। ठीक है, फिर देखिए, बुद्धि, ज्ञान, चेतना, तर्क शक्ति का केंद्र कौन? प्रमस्तिष्क। बुद्धि, ज्ञान, चेतना और तर्क, सोचने विचारने का जितना भी काम है, ठीक है ना, बुद्धि से रिलेटेड, वो कौन करेगा? प्रमस्तिष्क। अब यह प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों में विभक्त होता है, जो कॉर्पस कैलोसम की पट्टी से जुड़े रहते हैं। नाम याद रखना, प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों में विभक्त होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। और इन दोनों के बीच में एक पट्टिका पाई जाती है जिसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। इन गोलार्धों में दूसर द्रव्य पाया जाता है, यह भी ध्यान रखना। इस दूसर द्रव्य को वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। इस दूसरे द्रव्य को वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर वल्कुट या कॉर्टेक्स, वैसे वल्कुट या कॉर्टेक्स अपन लोगों ने किडनी में भी पढ़ा था, लेकिन पूछे कि मस्तिष्क के अंदर वल्कुट या कॉर्टेक्स कहां पाया जाता है? तो प्रमस्तिष्क में। ठीक है, ये एक द्रव होता है, दूसरा द्रव। और इसके बीच में
अपन ने मध्यांश भी पढ़ा था किडनी के अंदर, कॉर्टेक्स बार मध्यांश अंदर, तो यहां पर भी वलकुट भी है, मध्यांश भी है। तो इसके भीतर में श्वेत द्रव्य पाया जाता है जिसे मध्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यांश। ध्यान रखना, प्रमस्तिष्क के अंदर दूसरा द्रव्य वलकुट या कॉर्टेक्स, श्वेत द्रव्य मध्यांश कहलाता है। फिर देखिए अगला पार्ट अग्र मस्तिष्क का, एक हो गया प्रमस्तिष्क, फिर है थैलेमस, संवेदी तथा प्रेरक संकेतों का केंद्र, जैसे पीड़ा या सुख का केंद्र। संवेदनाएं क्या होती रही, ठीक है, या तो दुख होगा या सुख होगा, ठीक है ना। तो जो भी संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं का केंद्र, ये सवाल बहुत बार पूछे गए, संवेदनाओं का केंद्र कौन सा है, ठीक है ना। लेकिन अब है ना डायरेक्ट ऐसे उदाहरण देके पूछने लगे, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को अत्यधिक दुख है और उसकी मनोदशा ऐसी हो रखी है, तो बताओ वो उसका केंद्र कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? थैलेमस। तो जितनी भी संवेदनाएं उनका केंद्र कौन है? थैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में डाइएन्सीफेलॉन पर स्थित होता है। ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस कहां होता है? अग्र मस्तिष्क में डाइएन्सीफेलॉन पर होता है, और डाइएन्सीफेलॉन का होता है थैलेमस पे, ठीक है ना। डाइएन्सीफेलॉन थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। सुख, प्यास, निद्रा, काम, थकान तथा मनोभावों का ज्ञान करवाता है, बता दिया पूरा संवेदनाओं से। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स जो हैं उनके कार्यों का नियमन और नियंत्रण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को। फिर देखिए, हां भाई, अग्र मस्तिष्क हो गया। अब अपन बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, सबसे बड़ा कौन रे? प्रमस्तिष्क। किस में होता है? अग्र मस्तिष्क में। सबसे छोटा कौन? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क के मध्य सूचनाओं का परिवहन करता। भाई सीधी बात है, ऊपर कौन है? अग्र मस्तिष्क है, नीचे कौन है? पश्चिम मस्तिष्क है, और बीच में कौन है? मध्य मस्तिष्क। अब ये मध्य का है, तो इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? यही करेगा, ठीक है। अब इसका पहला पार्ट कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ठीक है, इस प्रकार से होता रहे, ये 4 भागों में बढ़ता है, ठीक है। और ऊपर के जो 2 भाग हैं वो देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? देखने के लिए। और नीचे के 2 भाग हैं वो किसके लिए होते हैं? सुनने के लिए। बस इतना ही ध्यान रखना है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन किसका हिस्सा है? मध्य मस्तिष्क का। 4 भाग होते हैं, ऊपर के 2 भाग देखने के लिए, नीचे के 2 भाग सुनने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्रूरा सेरेब्री, ये इसका एक भाग है रे, किसका? मध्य मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा है। यह सेरिब्रम को, सेरिब्रम का मतलब प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा अन्य मस्तिष्क अंगों से जोड़ता है। कौन? क्रूरा सेरेब्री। भाई सीधी सी बात है, मध्य मस्तिष्क के अंदर कौन है? यह है क्रूरा सेरेब्री, ठीक है। अब ऊपर कौन है? अग्र। अग्र का भी कौन है? प्रमस्तिष्क, ठीक है। और प्रमस्तिष्क देखिए, क्रूरा सेरेब्री क्या करता है? प्रमस्तिष्क और मेरुरज्जु। नीचे कौन है? पश्च। इसके नीचे कौन है? मेरुरज्जु, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? प्रमस्तिष्क और मेरुरज्जु को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? क्रूरा सेरेब्री। ये हो गया प्रमस्तिष्क, ये हो गया मेरुरज्जु, ठीक है। कौन है? क्रूरा सेरेब्री। किसका भाग है ये? मध्य मस्तिष्क का। किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आ गया अपना पश्चिम मस्तिष्क। ये क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी क्रियाएं अपन करते हैं उस पर कंट्रोल कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। सीधी रेखा में चलने को नियंत्रित करता है, ठीक है। सीधी रेखा में चलने को नियंत्रित मतलब ये है कि अपन जब गति करते हैं, चलते हैं, तो इस पे कंट्रोल कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भी कौन सा भाग? अनुमस्तिष्क। अपन जब सीधी रेखा में चलते हैं तो उस पे कंट्रोल कौन करता है? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भी कौन सा भाग करता है? अनुमस्तिष्क। जब हम लोग, या हम लोग तो क्या भाई, जो भी लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, आपको पता है वो एकदम सीधी रेखा में नहीं चलते हैं, घड़ी कटी जाए घड़ी कटी, ठीक है ना।
तो वो हिलने डुलने लगते हैं, ठीक है ना। और वैसे नॉर्मली सब लोग कहते भी है कि भाई नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कौन डालता है, एल्कोहल डालता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर भी किस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, अनुमस्तिष्क के ऊपर। किस पे, अनुमस्तिष्क के ऊपर। इसकी क्रियाविधि बाधित होती है तो ये कंट्रोल छोड़ देता है, कंट्रोल छोड़ता है तो पग कटी, एक अहमदाबाद में एक सूरत में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, अनुमस्तिष्क के ऊपर। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण, तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। कौन, अनुमस्तिष्क। न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान कौन प्रदान करेगा, अनुमस्तिष्क, ठीक है। अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से प्रभावित होता है। फिर देखिए पोन्स, पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, चबाना, लार, श्रवण आदि पर नियंत्रित करता है। बस ये इतना सा इसका काम है। फिर है मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को जोड़ता है। इसको अरे मस्तिष्क का अंतिम भाग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन है, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके जस्ट बाद में कौन शुरू हो जाती है, मेरुरज्जु। तो अगर पूछ ले कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु का संधि स्थल कौन सा अंग है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा। सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मेडुला। जैसे उल्टी आ रही है, नहीं रोक सकते, तो उस पर कंट्रोल कौन करेगा, ये, ठीक है ना। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर आगे है मेरुरज्जु, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह एक तंत्रिकीय नाल है जो वर्टिब्रा में सुरक्षित रहती है। नाम याद रख लेना, किसमें सुरक्षित रहती है, वर्टिब्रा। यानी मेरुरज्जु के आसपास एक खोल पाई जाती है जिसको वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है, किसमें, मेरुरज्जु में। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी। और 33 कशेरुकदंड कशेरुकाएं पाई जाती है। 31 जोड़ी तो मेरु तंत्रिकाएं और 33 क्या होती है, कशेरुकदंड कशेरुकाएं, ठीक है ना। जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर ये पाई जाती है। संवेदी तथा प्रेरक संकेतों को पथ प्रदान करता है। ऐसा समझ लो कि बीच का ब्रिज है कौन, मेरुरज्जु। विभिन्न अंगों से सूचनाएं मेरुरज्जु से होकर ही मस्तिष्क में जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही ब्रिज है। अगर वो भी उड़ गया तो काम खत्म, ठीक है। तो एक ही रास्ता है सभी सूचनाओं का मस्तिष्क तक जाने का, मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देशों का अंगों तक जाने का, कौन है, मेरुरज्जु। इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती चाप का नियमन और नियंत्रण है, बताया था अभी, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप भी 2 प्रकार का होता है, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात का मतलब हंसना, रोना, यानी ऐसी क्रियाएं, ठीक है ना, जो नॉर्मली होती है, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उपार्जित का मतलब, मान लो अपन लोग कोई काम करें या कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, बटन लगा रहे हैं, अब पास में कोई खड़े उससे बात करते करते बटन लगा लिया, तो ये अपनी एक आदत के अंदर आ गया, लेकिन ये अपने सीखा है। ये भी प्रतिवर्ती चाप है। हम लोग बात करते करते जूते के लेस बांध लेते हैं, बात करते करते टाई बांध लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, उपार्जित प्रतिवर्ती। और एक होती है जन्मजात प्रतिवर्ती चाप क्रिया, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके भी 2 भाग है, कायिक परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक बत्ती आएगी, एक तो कौन सा है, कायिक, और एक है स्वायत्त। इस स्वायत्त के 2 भाग है, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। हम लोग पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र 2 है, ठीक है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़ लिया। अब पढ़ रहे अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके भी 2 हिस्से हैं, कायिक और स्वायत्त। इस स्वायत्त के 2 हिस्से हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं शामिल होती है, यानी सिर्फ तंत्रिकाओं का जाल है। कौन, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र, सिर्फ और सिर्फ तंत्रिकाओं का जाल है। किसकी तंत्रिकाएं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की। यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाने तथा वहां से आने वाले संदेशों का क्या करता है, परिवहन। यानी सूचनाओं के परिवहन के लिए जो एक जाल बना है, सूचनाओं के परिवहन के लिए जो एक
दूसरा सिस्टम बना है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और उसमें केवल और केवल तंत्रिकाएं हैं और उन तंत्रिकाओं में केवल और केवल सूचनाएं या संदेश प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अब देखिए कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं के संपादन में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य करेंगे उनके जो संदेश हैं वो किन तंत्रिकाओं के द्वारा जाएंगे, कायिक तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं द्वारा। ठीक है, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कायिक तंत्रिका तंत्र के सहारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, यह ध्यान रखना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके सहारे बाह्य उद्दीपनों या उत्तेजनाओं पर अनुक्रिया करते हैं, तो कौन है, कायिक तंत्रिका तंत्र। फिर आ गया स्वायत्त उन क्रियाओं के संपादन में भूमिका निभाते हैं जो हम इच्छा अनुसार नहीं करते, यानी ऐसी क्रियाएं जो इच्छा अनुसार नहीं होती उनकी सूचनाओं का परिवहन कौन सी तंत्रिकाएं करेगी, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं। ठीक है, फिर देखिए अब अनुकंपी और परानुकंपी के अंदर अंतर देख ली। ठीक है, अनुकंपी रे उत्तेजना के समय, किसके समय, उत्तेजना के समय एक्टिव रहता है और ये विश्राम के समय रहता है। ठीक है, उत्तेजना के समय अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है कौन, अनुकंपी। ठीक है, अब जैसे घुमा के पूछ लिया कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब एक्टिव रहता है उस समय कौन सी ग्रंथि से स्राव अधिक होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि अपन ने वहां पे भी पढ़ा था उत्तेजना के समय। ठीक है, और ये क्या है, विश्राम के समय क्रियाशील रहकर ऊर्जा का संचय करती है, किसका, ऊर्जा का संचय करती है, किसका संचय करती है, ऊर्जा का संचय करती है। ठीक है, ये इधर आ गया रे। ठीक है, चलिए अब ये क्या करेगा, हृदय गति को तेज करेगा, आपातकाल की स्थिति हो गई। ठीक है, श्वसन दर को बढ़ाएगा, जब श्वसन दर बढ़ेगी तो बिल्कुल आरबीसी की संख्या भी बढ़ेगी। भाई श्वसन दर बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, और जब ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो आरबीसी की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। आंखों की पुतलियों को फैलाएगा, अचानक से मान लो ऐसी कोई चीज आ गई अपने सामने जिसको देखकर अपन उत्तेजित हो गए, तो अपन ऐसे चौंकते नहीं है क्या, तो आंखों की पुतलियों को फैलाता है। रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, और इधर सब क्या है, हृदय गति कम करता है, श्वसन दर कम करता है, आरबीसी की संख्या कम करता है, पुतलियों को सिकोड़ता है और शर्करा का स्तर कम करता है। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना, अनुकंपी जो है वो उत्तेजना के समय एक्टिव रहेगा और परानुकंपी जो है वो विश्राम के समय एक्टिव रहेगा। ठीक है भाई, तो ये अपना तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले अंतःस्रावी तंत्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये अपना परिवहन का टॉपिक कंप्लीट हो गया जंतुओं के अंदर। ठीक है, अब अपन पादपों में परिवहन पढ़ेंगे। ठीक है ना, पादपों में परिवहन के अंदर प्रकाश संश्लेषण भी उसके साथ साथ खत्म कर लेंगे और बाद में पादपों के अंदर परिवहन अपन पढ़ लेंगे। ठीक है ना, वैसे तो उत्तकों के अंदर हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसका अध्ययन कर भी लिया था, लेकिन फिर भी जरूरत है तो कल तक या देखते खत्म करने में बायोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वहां टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको हर वीडियो का लिंक और जो अपनी पीडीएफ है वो बिल्कुल हाथों हाथ उस वीडियो के जस्ट बाद ही डाल दी जाती है, तो वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है ना, फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ को देख के आप वीडियो को देख के एक बार पीडीएफ को देख ले, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।